हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मैं वन कोड के जरिए से लोगों के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा रहा हूँ या फिर जो लोग मेरे वन कोड के लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल मैं इसको पूरी तरह से इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। मैं खुद को ही एक्सपोज करूंगा ताकि आप लोगों को भी कुछ बातें समझ आए और क्रेडिट कार्ड के कमीशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि शायद आपको ना पता हो, जिसके बाद से जिन लोगों के मन में भी ऐसे विचार आते होंगे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो इस तरह के विचार आने भी बंद हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के कमीशन के बारे में। तो नो डाउट कि जो लोग मेरे वन कोड के लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है और उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसका मुझे कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये जो कमीशन है क्या सिर्फ मुझे ही मिलता है? क्या मैं ही सिर्फ जो वन कोड के जरिए से कमीशन ले रहा हूँ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा के? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो उसका जो कमीशन होता है वो किसी ना किसी को ज़रूर से मिलता है, चाहे वो डायरेक्टली मिले या फिर जो इनडायरेक्टली मिले। कैसे मिलता है ये मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें उसके लिए आप ब्रांच विजिट करें बैंक के और उसके बाद जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाएं तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करवा रहा हो, जो आपकी मदद कर रहा हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का एजेंट हो, वो कोई बैंक का स्टाफ नहीं, क्रेडिट कार्ड एजेंट है। तो जो क्रेडिट कार्ड एजेंट्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारे बैंकों के कोड्स होते हैं, मतलब कि उन्होंने आईडी बनवा रखी होती है अपना क्रेडिट कार्ड एजेंट बनने के लिए। तो वो काफ़ी सारे बैंकों के होते हैं और अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करवाते रहते हैं अलग अलग बैंक की ब्रांच में विजिट करके। तो जब वो लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं ना और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो उनको भी कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन होता है ये 5,000 रुपये तक कभी कभी को होता है और कभी कभी को इससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्रेडिट कार्ड कैसा है। अगर कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमीशन होता है, बहुत मोटे मोटे कमीशन मिलते हैं। मुझे तो बहुत ही हल्का फुल्का छोटा सा कमीशन मिलता है उसके लिए। तो क्या जो क्रेडिट कार्ड एजेंट के जरिए से क्रेडिट कार्ड अपना अप्लाई करवाते हैं अपनी मन मर्जी से जैसा चाहे वैसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं और उनको क्रेडिट कार्ड जब मिल जाता है तो उससे कोई उनको नुकसान हो जाता है जिनको क्रेडिट कार्ड मिला है? ऐसे आपको ढेरों जो एग्जांपल्स मिलेंगे, मतलब ऐसे तो भरे पड़े हैं लोग। और पहले के टाइम में जब इंटरनेट नहीं था तो उस टाइम पे तो सारे लोग ऑफलाइन ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते थे। तो क्या सारे लोग जो घाटे में जा रहे थे, नुकसान में जा रहे थे? या अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोग अभी भी क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो। तो जब ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड एजेंट के पास पहुंचते हैं या फिर जो है किसी बैंकर के पास, बैंक स्टाफ भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं और उनको भी बहुत अच्छा कमीशन मिलता है अप्रूवल पे। बैंक स्टाफ भी इसमें होते हैं और इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के एजेंट होते हैं वो भी जो अप्लाई करवाते हैं। तो लोग तो अभी भी क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन अप्लाई करवा रहे हैं। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, चाहे वो बैंक के स्टाफ के जरिए करवा रहे हो या फिर एजेंट के जरिए करवा रहे हो, तो जब उनको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्या उससे उनका नुकसान होता है? और जो क्रेडिट कार्ड एजेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हालांकि उनको कमीशन मिलता है, मेहनत भी करते हैं वो। या फिर जो बैंक के स्टाफ जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो क्या उनको जो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है और जो लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं उनको नुकसान हो जाता है? क्रेडिट कार्ड अगर रिजेक्ट होता है तो ऐसे में तो दोनों को ही कुछ नहीं मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला उसको भी कुछ नहीं मिलता है, जो अप्लाई करवाने वाला है एजेंट हो या फिर बैंक का स्टाफ उसको भी कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ यहाँ पे आप सोचिए अपना दिमाग लगा करके। इसके अलावा जो लोग क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं ना, तो ऑनलाइन अप्लाई करने में भी बैंकर्स का हाथ होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मैंने SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के लिए उसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में KYC वगैरह को कंप्लीट कराने के लिए एक बैंकर की, जो कि खुद बैंक वाले ही प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपकी हेल्प करता है। जैसे कि आप SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उसमें अभी के टाइम में वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारे बैंक्स जो है वीडियो KYC की फैसिलिटी देते हैं, तो उसमें भी एक बैंकर आपकी हेल्प करता है। तो वो जो बैंकर आपकी हेल्प करता है ना, तो जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो कमीशन उसको मिलता है। इसमें जो इनडायरेक्टली कमीशन मिलता है तो उस बैंकर को कमीशन मिलेगा। तो क्या इससे जो है बैंकर को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया और आपको नुकसान हो गया? तो फिर तो कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं करेगा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो कोई भी अप्लाई नहीं करना चाहेगा। सब यही कहेंगे कि उससे तो फायदा हो रहा है, बैंकर को फायदा हो रहा है, एजेंट को फायदा हो रहा है, दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम नहीं अप्लाई करेंगे, कमीशन मिल रहा है तो अप्लाई ना करो। सबसे अच्छी बात है कि अप्लाई ना करो। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि कभी कभी को जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करने की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें KYC को कंप्लीट कराना होता है। तो KYC जब आप कंप्लीट कराते हैं ना तो उसमें भी एक जो है बैंकर की ज़रूरत होती है, एक बैंक एग्जीक्यूटिव, चाहे आपके पास विजिट करते हैं KYC कंप्लीट कराने के लिए या फिर जो वेरिफिकेशन कराने के लिए या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास पहुँचते हैं या फिर आपकी मदद करते हैं ना, तो उसमें उनका कमीशन बनता है। आप चाहे मानो या फिर ना मानो, बिना पैसे के यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पता कर रखा है। कुछ तो बैंक के स्टाफ नहीं होते फिर भी उनको ये काम सौंपा जाता है कि आप KYC कराओ, आप जो है KYC कराओ, तो वो जो है KYC कराते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं।
तो उसमें उनका कमीशन फिक्स होता है, उनको कमीशन मिलता है उसका। और यही नहीं, आप आगे भी सुनिए कि जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी जो स्टाफ आपकी हेल्प करता है, जिसके ज़रिए से आपका अकाउंट ओपन होता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक्स की, क्योंकि ज़्यादातर ये प्राइवेट बैंक्स में होता है। तो जो बैंकर आपकी हेल्प करता है ना, जो आपका अकाउंट ओपन कराता है, उसको जो है समझ लीजिए कि एक तरह का टारगेट मिला हुआ होता है, तो उससे उसको कमीशन मिलता है, उससे उसका बेनिफिट होता है। तो क्या आप अकाउंट ओपन कराना बंद कर देंगे? कमीशन मिल रहा है किसी को, बंद कर दो। इवन आप एफडी भी कराने जाते हो, जो आप ऑफलाइन एफडी कराते हो, और किसी बैंकर के ज़रिए से, बैंक स्टाफ के ज़रिए से, किसी बैंक एम्प्लॉय की मदद से अगर आप एफडी ओपन कर रहे हो ब्रांच से, तो फिर ऐसे में जिस भी बैंक एम्प्लॉय की मदद से आपका एफडी ओपन हुआ है उसको भी कुछ कमीशन मिलेगा। हर जगह कमीशन यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो ना, भले ही वो जो जिसमें आप पैसे ऐड करते हैं, जिसमें आपको फंड करना होता है और बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो इसीलिए आपको जब ब्रांच विजिट करते हो तो ब्रांच वाले हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उनको कमीशन नहीं मिला होता है। जब आप ऑफलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, तो उसमें उनको कमीशन मिलता है, तो इसलिए वो आपकी मदद भी करते हैं। और ये दोनों बैंकों के साथ में मुझे लगता है कि ये चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो ये याद रखिए कमीशन मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी को कमीशन ज़रूर से मिलता है। तो कमीशन मिलने या फिर ना मिलने पे किसी को फ़ायदा या फिर नुकसान हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आप ही किसी काम के लिए मेहनत करेंगे तो उसमें आपको पैसे तो मिलने ही चाहिए, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो जो बैंकर होते हैं, जो बैंक के स्टाफ होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करवाते हैं या फिर जो बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड एजेंट है, उनका तो काम है ना ये, उनको तो कमीशन मिलना ही चाहिए। वैसे ही यही जो है चीज़ हमको भी सौंपी गई है कि हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाएं लोगों का, और कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स आएँ उन प्रॉब्लम्स को हम जो है सॉल्व करें, उनका सोल्यूशन उनको दें। तो हम भी मेहनत क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो हमारी मेहनत के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। हालांकि हमें तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जो लोग डायरेक्टली इससे जुड़े हुए होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो कमीशन तो मिलता ही है, किसी ना किसी को डायरेक्टली मिले या फिर इनडायरेक्टली मिले। और यहाँ पे दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि वन कोड के जरिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक फ़ायदा ये होता है कि पहले जब आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हो वन कोड पे, जैसे कि अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर, और उसके अलावा आप अपना पैन नंबर इंटर करते हो, और उसके अलावा आप पिन कोड अपना इंटर करते हो, तो इस तरह से जो अपनी डिटेल्स इंटर करते हो तो वो पहले ही फेच करके बता देता है कि आप जो है एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, या फिर अगर आप किसी और प्रोडक्ट के लिए, किसी और क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो दिखा दिया जाता है, और एलिजिबल नहीं होते तो बता दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है। ये बात जब मैंने बताई ना, तो उस पर भी कुछ लोगों को जो है पता नहीं क्यों जो डाउट होने लगा कि नहीं ये जो सिर्फ मैं अपना कमीशन बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप एक बार ट्राई कर लो, अलग अलग जो है जो एकदम छोटे एरिया हों, क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हों, उनका पिन कोड ट्राई कर लो, पिन कोड एंटर करके आप एक बार ट्राई कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करने की सोचें तो मोस्टली जो बैंक्स होंगे वो शो नहीं होंगे, बता दिया जाएगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हो यार, मुझ पे डाउट करने से बेहतर है कि आप खुद सब कुछ ट्राई करके देख लो। एक बार आप खुद ही देख लो कि आपके यहाँ पे किस बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल हैं, और उसके बाद आप वन कोड के जरिए उस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोचें जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज आपके यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो आप जैसे ही वन कोड पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे ना, एंटर करेंगे, वैसे ही बता दिया जाएगा कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं, जिसका मतलब ये होता है कि उसकी जो सर्विसेज है वो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। और जो लोग पहले ही वन कोड पे अपनी डिटेल्स दे चुके हैं वो जैसे ही अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर पे जो OTP आता है उस OTP के जरिए से वो फेच कर लेता है डिटेल्स, और बता देता है कि आप किस प्रोडक्ट के लिए, फिर किस क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर बैंक अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। और बैंक अकाउंट भी आप चेक कर लीजिएगा कि जिस बैंक अकाउंट की सर्विसेज, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की, वो आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है ना, तो वो बता देता है कि आप इस बैंक अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। बहुत से बैंक अकाउंट्स जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कि उनको मैं ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्रांच नहीं है, तो उनको मैं जब वन कोड के जरिए से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं अपनी डिटेल्स इंटर करता हूँ, बता देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप नहीं ओपन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कोई बात हवा में नहीं कहता हूँ, प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लो, और उसके बाद जो किसी के ऊपर, जिसके ऊपर चाहो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। अगर एग्ज़ाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको तुरंत ही रेक्टिफाई करूँगा, उसको सही करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें अगर कोई कहे तो अच्छा नहीं लगता है। और कोई कहता है कि ये वन कोड का लिंक ही फेक है। अरे भाई, इतने सारे लोगों को जो इससे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, अप्रूव हुआ है इतने सारे लोगों का, वो सब कुछ भी फेक है, फ्रॉड है। तो स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं। ओवर स्मार्ट बनने का बहुत भयानक आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, और स्मार्ट रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ओवर स्मार्ट अगर बनेंगे तो खुद ही आप खुद को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ओवर स्मार्ट बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है।